किन चीज़ों पर विजिट किया है और कैसा लग रहा है? देखिए, करनाल तो आज क्या पहुंचे हैं हम। करनाल हमारी कर्मभूमि है। करनाल में तो बहुत सालों से काम करते रहे। आज एक विशेष उद्देश्य के साथ में करनाल पे आए हैं, और मैं अकेला नहीं, बहुत सारे मीडिया के मित्र जो दिल्ली से आए हैं, जो यहाँ से आए हैं, हरियाणा से हैं, सब जगहों से। और मकसद ये है कि आगे की जो हमारा परिदृश्य है देश का, उसके कॉन्टेक्स्ट में जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 में, उसके परिदृश्य में खेती की दिशा और दशा क्या होनी चाहिए, और उसमें ये देखना है कि जो टेक्नोलॉजीज हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों ने, जो दूसरे हमारे सहयोगी विश्वविद्यालय हों, सब लोगों ने बनाई हैं, वो उन टेक्नोलॉजीज को किसानों तक और ज्यादा तेजी से कैसे ले जाई जाए। और उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग, हमारे वैज्ञानिक लोग, हमारे एक्सटेंशन के लोग काफी एफर्ट्स करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका हमारे मीडिया के मित्रों की है, जो उस चीज को, जो लोगों के इजीली समझ में आए, उस भाषा में उस तरीके से उनको लेके जाए। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने सोचा कि चलिए आज थोड़ा समय खेतों में मीडिया के साथ में बिताते हैं और देखते हैं कि साइंस क्या कहती है, किसान क्या कहता है। तो यहाँ पे किसान भाई भी आए हुए हैं, हमारे वैज्ञानिक लोग भी आए हुए हैं। जिस खेत में हम खड़े हैं, ये खेत विशेष है, और विशेष इसलिए है कि इसकी पिछली बार जुताई इस खेत की 2009 के शुरू में हुई थी। उसके बाद में इस खेत की जुताई नहीं हुई है। दूसरी चीज है कि खेत का जितना पराली है, वो इतने सालों में, 15 साल में इसी खेत में खपाई गई है। तीसरी चीज ये है कि इस खेत में फ्लड इरिगेशन की बजाय ड्रिप, और वो भी सब सरफेस ड्रिप से पानी दिया गया है। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक पैकेजिंग है, और पैकेजिंग है हमारा भविष्य के लिए। पानी की समस्या हमें पता है, जमीन के स्वास्थ्य की समस्या हमें पता है, क्लाइमेट चेंज की समस्या हमें पता है, फर्टिलाइजर जो बहुत ज्यादा अंधाधुंध डालते जा रहे हैं उसकी जो समस्या है हमें पता है। हमने ये देखा है इसके बाद में कि पैदावार बढ़ रही है, पैदावार की लागत घट रही है। 30-35% इसमें खाद जो यूरिया डालते थे, नाइट्रोजन डालते थे, वो कम कर दिया। वो भी अभी लागत लगता है कि और ज्यादा कम करने की जरूरत है, मतलब आधा खाद पे आ गए हैं। क्योंकि सोइल का जो ऑर्गेनिक कार्बन था 0.45% था, वो 1% से ज्यादा हो गया है। जो दाना है गेहूं का, उसकी जो प्रोटीन है, उसका कंटेंट बढ़ गया है, और जो हमारे एडवर्स इंपैक्ट है वेदर के, वो कम हो गए हैं। तो बहुत सारी ये चीजें हैं, और आज के परिदृश्य में किसान को ऐसी तकनीक चाहिए कि जिसको कम खाद में, कम पानी में, कम लागत में, बिना हमारे प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान किए यदि पैदावार करते हैं, तो उस तरीके की चीजें चाहिए। आज हम यहाँ पे सारे मीडिया के मित्रों के साथ में इसका जो डिटेल है उसको डिस्कस करने वाले हैं, ताकि सर लगातार जो बेमौसमी बारिश हुई है उसका असर हुआ है कहीं वीट पे? इस पे कहीं पे भी, मैं ऑल ओवर की बात कर रहा हूँ। देखिए, बेमौसम बारिश का मैं बता दूं, हिंदुस्तान में 33.4 मिलियन हेक्टेयर गेहूं का रकबा है, और 33.4 मिलियन हेक्टेयर रकबे में से 40% से ज्यादा पहले कटाई हो चुकी। जो एरिया कट चुका है उसमें वैसे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि कट चुका, और जो एरिया नहीं कटा है उस एरिया में कुछ जगहों पे स्पोरेडिक, जो बारिश से ज्यादा से या कहीं ओले भी पड़े हैं, छोटा मोटा असर पड़ा है। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि वो असर जो पड़ा है उससे ज्यादा असर पॉजिटिव हमारा पड़ा है। कि आपने देखा होगा कि फरवरी के महीने में जैसे ही तापमान बढ़ने लगा तो बड़ा चिंता का विषय था, लेकिन इस मौसम के कारण से तापमान नीचे आ गया। लो टेम्परेचर कंटिन्यूस होने से हमारा ग्रेन फिलिंग का जो विंडो है वो बढ़ गया, ग्रेन फिलिंग बेटर हुआ है। तो जो नुकसान वहां होने वाला था बड़ा, वो नुकसान बहुत कम हो गया, हुआ ही नहीं बल्कि फायदा हो गया। और लेकिन जो है छोटा मोटा जो हुआ है, लेकिन इन टोटल
यदि हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हमारा पिछली बार का प्रोडक्शन 117.8 मिलियन टन के लगभग था, और इस बार उस पिछले प्रोडक्शन के रिकॉर्ड भी हम ब्रेक कर रहे हैं। पिछले बार से कम 1.5 मिलियन टन आज की परिस्थिति में हम ज्यादा पा रहे हैं, मतलब 119 प्लस मिलियन टन तो आराम से हम पा रहे हैं। तो इसलिए ओवरऑल देखिए, ओवरऑल देश में यदि हम देखते हैं वीट के ऊपर तो कोई असर ज्यादा नहीं है। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जैसे हमने बताया ना आपको कि 40% एरिया कर चुका, 7% एरिया है उसमें से जो नॉर्थ इंडिया में है, उसमें कुछ स्पोरेडिक जगह पे छोटा मोटा नुकसान हुआ है, लेकिन ओवरऑल आपको यदि देखें तो जो लो टेम्परेचर के कारण से गेन्स हुए हैं वो लार्जर है। इंडिविजुअल फार्मर की, एक गांव की बात नहीं कर रहा मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं। तो उस हिसाब से ओवरऑल जितना था, नॉर्थ वेस्ट में आप हरियाणा पंजाब का प्रोडक्शन की जो बात कर रहे थे, हरियाणा पंजाब का प्रोडक्शन जो टोटल है वो पिछली बार से कम नहीं होने वाला, ज्यादा होने वाला। सर, इसके अंदर धान भी उगाई गई थी या सिर्फ गेहूं? नहीं, ये देखो, इसमें धान भी उगाई गई, सीधी बिजाई, इसमें गेहूं भी उगाया गया। यहाँ डाइवर्सिफिकेशन को भी हम ला रहे हैं कि धान की बजाय मक्का, गेहूं और मूंग, ये क्रॉपिंग सिस्टम ला रहे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन की डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। धान को भी हम सीधी बिजाई के थ्रू कैसे सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव करें, पानी की सेविंग करें, बाकी जो कॉस्ट जो है उसको कम करें। जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, अब इसके हमें देखा है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करीब 35-40% कम हुआ है। तो आप ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक मॉडल है, और मुझे लगता है कि इसको लेके और ज्यादा किसानों ने बहुत अडॉप्ट किया है। यहाँ पे भी आपने काम किया है काफी। उत्पादन आपको अभी डाटा में दिखाता हूं, उत्पादन इसका सिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है सिग्निफिकेंटली। ठीक है, कि हर टेबल पे फूड प्रोडक्शन किसी न किसी तरीके से तो जा रहा है। सिर्फ गेहूं धान की बात नहीं है, सिर्फ बासमती की बात नहीं है। हमारा देश जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, सीड स्पाइसेस पूरी दुनिया में हम भेज रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान प्रोड्यूसर है। तो जिसको जायका चाहिए उसके यहाँ जा रहा है। हमारे बाकी हॉर्टिकल्चर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो जा रहे हैं। बहुत सारा और क्रॉप्स हैं जो गेहूं जा रहा है। अभी हाल ही में हमने 2.5 मिलियन टन एक्सपोर्ट करने का फैसला किया था भारत सरकार ने, तो जा रहा है। और जिस तरीके से हमारा गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आने वाले समय में जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उन सिचुएशन में यदि हम हमारे खाद्यान्न के भंडार बढ़े और दूसरे हमारे देश हमसे सहायता चाहेंगे, भारत खिलाने में सबको सहयोग करता है, तो जो है जाने लग रहा है। मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि हर टेबल पे कब तक जाएगा, लेकिन हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा फोकस है कि हम सिर्फ अपना ही नहीं करें, हम एक्सपोर्ट भी करें ताकि दुनिया को भी खिलाएं, और देश में जो पैदा हो रहा है किसान को उसका और फायदा भी मिले। क्योंकि ज्यादा पैदा करेंगे और यहीं रहेगा तो फिर भाव का क्या होगा। तो एक्सपोर्ट के लिए हर एंगल से किसान को भी फायदा होना चाहिए, देश को भी फायदा होना चाहिए। देशों में जा रहा है सर, कितने देशों में जा रहा है अपना क्या वीट का? अभी हमने 2-3 देशों के लिए जो 2.5 मिलियन टन की बात कर रहा है वो डिमांड बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि इतने देशों में हम भेजेंगे, जहां से डिमांड आएगी, जहां जरूरत है और जहां हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन है वहां पे सर, पैडी रेजिड्यू मैनेजमेंट पे बहुत काम हुआ है, हरियाणा में बहुत काम हुआ है, लेकिन ऐसा कोई पॉलिसी डिसीजन अंडर कंसिडरेशन हो कि जो ट्रांसप्लांटेशन है उसको थोड़ा एडवांस किया जाए। मतलब जैसे अभी 15 मई के कर्व्स हैं, 15 मई से पहले नर्सरीज नहीं लगाई जा सकती, तो उसको कुछ पहले किया जाए ताकि जो बाद का पीरियड है नहीं, ऐसा कोई डिसीजन नहीं है अभी कंसिडरेशन में, होना भी नहीं चाहिए। उसका कारण है कि आपने देखा होगा कि हरियाणा पंजाब के वाटर टेबल्स डाउन जो हुए थे वो उस पीरियड में हुए थे जब समर राइस बहुत कल्टीवेट हुआ था। हम एक बार फिर उसको समर राइस की तरफ नहीं पुश करना चाहते। सफिशिएंट विंडो है, ड्यूरेशन कम करने के लिए ब्रीडिंग पे बहुत काम हुआ है। क्रॉप वैरायटी शॉर्ट ड्यूरेशन की आ गई है, तो विंडो की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक क्लासिकल एग्जाम है, मैं हरियाणा पंजाब के सारे किसानों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि इस बार पिछले सीजन में बारिश के कारण से धान की कटाई थोड़ी लेट हुई। हमें लग रहा था कि गेहूं की बिजाई लेट हो जाएगी और कुराली बढ़ेंगे, लेकिन हरियाणा और पंजाब के किसानों ने 90%
रेजिड्यू बर्निंग पे रोक लगाई और टाइमली बिजाई की, जिसके कारण से हमारा आज वीट खड़ा है। वो कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अवेलेबल है, सारा ज्ञान अवेलेबल है, सिर्फ उसको लेके और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता वैरायटीज हैं कुछ जो बहुत सारी है जो 125 लगा रहे हैं, लार्ज स्केल पे लगा रहे हैं, लेकिन है, लेकिन दाने